हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये लूसेंट ज्योग्राफी का हमारा तीसरा क्लास होगा, ठीक है। और ये स्पेशली मैं बीपीएससी के लिए तैयार करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग बस ऐसा कर सकते हो कि 2 मंथ हमारे साथ बने रहो और बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आपके पास होगा, ठीक है। ये मेरा आपसे दावा तो नहीं, लेकिन मैं आपको यकीन ज़रूर दिलाना चाहूँगा। तो चलो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और ज़्यादा से लोगों को ये फ़ायदा पहुँचा सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी, आज का टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? देखो, ज्वालामुखी कुछ नहीं है, बस ऐसे याद रखो, ठीक है। ये लूसेंट वगैरह क्या लिखा है वो मैं बात बताऊँगा। देखो, ये हमारा सरफेस है, ठीक है। हमारा ये क्रस्ट, जो क्रस्ट पर जो एक प्राकृतिक छिद्र है, यही हमारा ज्वालामुखी है। यही तो लूसेंट लिखता है ना। अब आप 5 लाइन इसमें पढ़ोगे, टाइम वेस्ट करोगे, बस आप बातों को सुनो और कुछ नहीं। देखो, भूपटल पर एक प्राकृतिक छेद है या दरार, छिद्र वैसे, ठीक है, और कुछ नहीं। भैया ज्वालामुखी से क्या निकलता है? ज्वालामुखी से लावा निकलता है, राख निकलता है, भाप निकलता है, बहुत सारे गैस निकलते हैं। देखो, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता क्या है कि ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो आपको याद होना चाहिए ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा वाष्प निकलता है, ओके। अब जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, दैट मीन्स कि ये छिद्र को, इस छिद्र को हम लोग क्रेटर कहते हैं, ठीक है। और जो पदार्थ निकलता है, उस पदार्थ को हम लोग सिंडर कहते हैं। आई मीन टू से, जो पदार्थ बाहर निकला और ठंडा होकर के वो ठोस रूप धारण कर लेता है, उसको हम लोग सिंडर कहते हैं, ठीक है। चलो, इतना हो गया। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें लगातार उद्गार होते रहे, मतलब लगातार उससे कुछ न कुछ निकलते रहे, वो सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। अब सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन कौन सा है देख लेते हैं। देखो, इटली का एटना, ये इटली के दक्षिण में स्थित है, याद रखना। इटली के दक्षिण में, भूमध्य सागर के ऊपर इटली के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, एटना और स्टम्बोली। मैक्सिको, उत्तर अमेरिका में जानते ही हो कि यूएसए के जस्ट नीचे मैक्सिको है, और वहीं पे एक कोलिमा ज्वालामुखी है मैक्सिको में, ठीक है। ये काफ़ी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अब देखो, भूमध्य सागर में स्थित होता है स्टम्बोली, जो है भूमध्य सागर में है। इसको सिसिली द्वीप लिपारी पर स्थित है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विश्व में का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भाई? ये आपको याद होना चाहिए। किलाई ज्वालामुखी है कहाँ? ये यूएसए में हवाई में है, ठीक है, हवाई द्वीप में। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है जिसमें रुक रुक कर उद्गार हो, मतलब हमेशा नहीं होता लेकिन फिर भी होते रहता है, ठीक है। कौन कौन से ज्वालामुखी विशुप्त प्रसुप्त का? देखो, विसुवस भूमध्य सागर में, क्राकाटोआ सुंडा में, फ्यूजियामा, सुंडा आपको इंडोनेशिया में है, और फ्यूजियामा जापान में है, मेयन्स फिलीपींस में। देखो, आपको ये नाम याद होना चाहिए, और सेकंड थिंग याद है कि कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कौन सा सक्रिय है और कौन सा शांत है, ठीक है। शांत का मतलब होता है जिसमें निकट भविष्य में कोई उद्गार नहीं हुआ हो लेकिन उद्गार होने की संभावना हो, ये शांत ज्वालामुखी होता है। उदाहरण कौन कौन सा है? एशिया में है ये को सुल्तान और देवबंद। ईरान में, जो आपको पता होगा, पश्चिम ईरान में है, पश्चिम एशिया में है। पोम्पा म्यांमार में है। किलिमंजारो अफ्रीका में है, अफ्रीका के तंजानिया में है किलिमंजारो। वैसे आपका देश का नाम याद रखें, किलिमंजारो तंजानिया में। चिम्बाराजो दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। देखो, जहाँ ज़रूरत होगी एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और अदरवाइज आपको मैं कुछ कुछ बताते चलूँगा, आपको याद होते जाएगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। अब देखो, कुछ सक्रिय ज्वालामुखी, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग, देखो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ मिलता है, ठीक है। तो ये मिलता है प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में। ये देख लिखा है ना, सबसे अधिक कहाँ मिलता है। अब आपको ये पता होना, ऐसे तो आपको रटना पड़ जाएगा ना कि प्रशांत महासागर में, प्रशांत महा, लेकिन कारण क्या है कि यहाँ जो ओशियानिक क्रस्ट है, ओसी जो है ओशियानिक क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे छेपित होता है, मतलब ये नीचे बार बार चला जाता है, इसके नीचे ये नष्ट होते रहता है, ठीक है। बस इतना याद रखो इस वजह से, ठीक है। प्रशांत महा को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, ठीक है। अब सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका में है, एशिया में है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं है, कोई भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, ओके। गेसर क्या होता है? अब देखो, यहाँ गेसर क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है गेसर, ठीक है। समय समय से जो जल और वाष्प जो है, ये मैंने बताया ना, ये ज्वालामुखी छिद्र है, यहाँ से जल और वाष्प जो निकलता है उसी को हम लोग गेसर कह देते हैं, ठीक है। अब एक याद एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर यूएसए में है, येलोस्टोन पार्क में, हर समय उद्गार होता है। धुआंरा क्या होता है? धुआंरा जब ज्वालामुखी खत्म होने वाला होता है तो उसके लास्ट स्टेज को हम लोग धुआंरा कहते हैं, इसमें से भी जल और वाष्प निकलता है, ठीक है। ये कहाँ? अलास्का के कटमई पर्वत को हजारे धुआंरों की, अब देखो ये क्वेश्चन आता है, किसको हजारों धुआंरे की घाटी कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखना। हजारों धुआंरों की घाटी, अलास्का कटमई, ये आपको नॉर्थ अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित है अलास्का, ठीक है।
चलो आगे देखो। धुआंरे के बाद में विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी कहाँ है भाई? तो इक्वाडोर में है, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगला है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, ये तो था सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ये है सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन थी? ये ओजस डेल साल्डो है, जो अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर स्थित है। ओके। अगला है विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा? ये एकांकागुआ, और एकांकागुआ याद रखिएगा इंडीज के एकदम से सेंटर में है, और ये अर्जेंटीना के पश्चिमी भाग में, ठीक है, अर्जेंटीना और चिली सीमा पर, अर्जेंटीना में मेनली आता है एकांकागुआ। ओके। अब देखो आगे है हमारा टॉपिक भूकंप। भूकंप क्या होता है? ठीक है, कुछ नहीं है, ये भी आसान शब्दों में समझो। भूकंप पृथ्वी के यानी क्रस्ट में एक हलचल है। क्रस्ट, धरती जब कांपती है ना, धरती में कंपन है, उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। देखो भूकंप का अध्ययन किसमें किया था? सिस्मोलॉजी में। ठीक है। अब तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, प्राइमरी, द्वितीय और सतही या एल तरंग। प्राइमरी तरंग क्या होता है? आपने देखा है कभी गांव वाँव में आप तालाब में पत्थर मारते हैं तो स्टार्टिंग में जो वेव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग प्राइमरी तरंग कहते हैं, उसके बाद जो होता है वो सेकेंडरी होता है। ठीक है। तो प्राइमरी तरंग की गति सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा वेग होता है 8 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा। ओके। दूसरा आपको याद रखना है कि प्राइमरी तरंग जो है या प्राथमिक तरंग या पीक वेव जो है, ये तीनों माध्यम में गुजरता है। मतलब कि ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों माध्यम से पास हो सकता है। ओके। और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। द्वितीय तरंग क्या है? देखो याद रखना, ये द्वितीय तरंग अनुप्रस्थ का उदाहरण है। ट्रांसवर्स वेव है ये, ट्रांसवर्ज। ठीक है। ये केवल ठोस में गुजरता है, बस इतना याद होना चाहिए। इसकी वेग जो है 4 किलोमीटर होती है। ओके। सतही या एल तरंग, इसको एच डी लव ने डिस्कवर किया था, इस चलते इसको कभी कभी लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना ये सबसे डेंजरस होता है, और इसकी स्पीड तीनों में सबसे कम होती है, सतही तरंग की, प्राइमरी और सेकेंडरी से कम होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा घातक होता है, धरातल के पास ये पाया जाता है। ठीक है। और एल वेव भी ये ठोस, तरल और गैस तीनों में ट्रैवल कर सकता है, और ये 1.5 से 3 किलोमीटर इसका स्पीड होता है। ओके। चलिए आगे देखते हैं। इसको भूमध्य रेखा जो तरंग है उसको किस पे रिकॉर्ड किया था? उसको रिकॉर्ड करते हैं हम सिस्मोग्राफ पे। ओके। इससे पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता के बारे में। ओके। देखो सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में, यानी अगर पदार्थ का घनत्व अधिक है तो भूकंप तरंग का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, घनत्व कम है तो उसका वेलोसिटी कम जाएगा। ओके। प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, अभी मैंने आपको बताया कि तीनों माध्यम से गुजर सकती है, और जो कोर है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में है। देखो सेकेंडरी या गौण तरंग जो है वो द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकते, अभी हम लोग बात कर चुके हैं। एल तरंग केवल धरातल के पास चलती है। ओके। अब आगे देखते हैं, एक सेकेंड। अब यहाँ देखो, विभिन्न माध्यम से गुजरने पे देखो तरंग, चूंकि मान लो क्रस्ट कोर के पास उत्पन्न या मेंटल में उत्पन्न होता है, वहाँ से मान लो मेंटल से कोर में आता है या फिर क्रस्ट की तरफ मूव करता है, तो होगा क्या कि जैसे जैसे माध्यम से गुजरेगा, दैट मीन्स कि एक हाई डेंसिटी माध्यम से अगर लो डेंसिटी में जाता है, ये हाई डेंसिटी टू लो, तो इसका क्या होगा, ऐसे चल रहा है तो ये मूव कर जाएगा, दैट मीन्स कि परावर्तित कर जाएगा ये। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका माध्यम परिवर्तित हो रहा है। ओके। अब देखो भूकंप का केंद्र क्या है, तो जिस बिंदु पे भूकंप उत्पन्न होता है, जहाँ पैदा होता है भूकंप, उसको केंद्र कहते हैं। और ये भूपटल पे जहाँ भूकंप सबसे पहली बार पहुँचता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको कि जिस बिंदु पे भूकंप पहुँचता है उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी वाले क्षेत्र के बारे में, तो इसको याद रखना, अधिकेंद्र कहते हैं। और ये केंद्र से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ उत्पन्न हुआ था, ठीक है, इसके ऊपर। ओके। चलो, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर। अब देखो यही कह रहा है कि जो प्राइमरी तरंग है ये कोर तक, हमारा जो पृथ्वी है, तो प्राइमरी तरंग क्या होता है ना, ये कोर है, इस तरह से आता है। ठीक है। ये शैडो बनता है इस एरिया में 105 तक डिग्री तक। ओके। कुछ नहीं, बस उसी के बारे में लिखा है। अब देखो अधिकेंद्र किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। आगे देखो, अंतःसागरीय भूकंप, अगर सागर में भूकंप आता है, समुद्र में भूकंप आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सुनामी कहते थे। जापान में सुनामी कहा जाता है। ठीक है। लहर जो उत्पन्न होता है उसको सुनामी कहते हैं। ठीक है। इसको सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। इसका 3 स्केल होता है, रोसीफेरल, मर्केली और रिएक्टर। रिएक्टर स्केल के बारे में याद रखना। ठीक है। रिएक्टर स्केल के बारे में क्या याद रखना है भाई, कि मान लो अभी रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता 1 मापी गई। ठीक है। अगला जब मापते हैं तो उसमें 2 लिखता है, तो 2 का मतलब ऐसा नहीं कि ये 2 किलोमीटर, नहीं, 1 से ये 10 टाइम ज़्यादा होता है।
दैट मीन्स कि अगर 10 था तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 10 टाइम, देखो 1 से 9 तक होता है, इसमें 10 गुना अधिक होता है। बस यही याद होना चाहिए आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी, स्थल स्थलाकृति होता है, कैसे क्या बनता है नहीं बनता है वो सब के बारे में बात करना है हम लोग को। स्थलाकृति को 3 प्रकार में बांटा जाता है, कौन कौन? पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत क्या है? पर्वत के 4 प्रकार होते हैं। ब्लॉक पर्वत क्या है? सबसे पहले ये समझो, देखो ये कोई चट्टान है या पृथ्वी है हमारी, ठीक है। चट्टान का कोई टुकड़ा है, पृथ्वी का कोई पार्ट है, ठीक है। अब होता क्या कि यहाँ भ्रंश हो जाता है, यहाँ किसी प्रकार से दरार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तब देखो यही आकृति जो ज्वाइंट थी ये ऐसे हो जाती है। इसका जो बीच वाला पार्ट है ये क्या होता है, ये सॉरी रुक जाओ, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ना इस तरह से दिखाई देता है। एक मिनट यार, ठीक है। दैट मीन्स कि एक मिनट, ये हो जाता है, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है वो नीचे धंस जाता है, जबकि ये दोनों पार्ट ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल कौन कौन सा ये आप देख लो, ठीक है। इसी के रिफ्ट घाटी भी बनता है, ठीक है। अब देख लो आप एग्जाम्पल, वास्चिज फ्रांस में है, ब्लॉक फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट मतलब पर्वत है भाई, याद रखना, जर्मनी में है, साल्टन पाकिस्तान में, ओके। अब भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? कोबर ने दिया था, बस यही याद रखना और कुछ नहीं। देखो सबसे बड़ी बात है ना कि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि ज्योग्राफी भूगोल लूसेंट कैसे पढ़ा जाता है, किस टॉपिक को याद करना है, किसको छोड़ना है, ठीक है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बार बार पूछा जाता है और आपको सिर्फ वही याद करना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आप हमारे साथ 2 मंथ जुड़ो, मैं आपको पूरा लूसेंट याद करा दूंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अवशिष्ट पर्वत क्या होता है। तो देखो इसको इंग्लिश में रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। ये कोई माउंटेन था, ये कोई माउंटेन था, तो ये विंड, पानी, हवा, ये इसको इरोड करते रहता है। क्या करता है? इरोजन करता है, अपरदन। तो ये करते 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 ये मान लो ये एरिया जो है ख़त्म हो गया, इतना बचा, तो इसी को तो अवशिष्ट कर देते हैं हम लोग, जो बच गया वो अवशिष्ट है। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा देख लो, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल, सियरा स्पेन में है, गैसा और बूटा अमेरिका में। यह अवशिष्ट पर्वत का आपको एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखो, आगे होता है संचित पर्वत। अब देखो जब इरोजिन होगा, जब अपर्दन होगा, यहाँ अपर्दन हो रहा था तो ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। अब हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से ये कंकड़ पत्थर यहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे, डिपॉजिट, यही पत्थर बन जाएगा, लास्ट में चट्टान बन जाएगा, बड़ा बड़ा आकृति बन जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं संचित पर्वत, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखो, रेगिस्तान में बनने वाला बालू के स्तूप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये, याद रखना, संचित पर्वत का एग्जाम्पल है। अब देखो वलित पर्वत क्या होता है? फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय, आल्प्स, एंडीज, यूराल, रॉक, ये सारे वलित पर्वत है। ये याद रखना, इसका कारण क्या है, एक्चुअल में कारण पूछता है, ठीक है। वलित पर्वत बनता है प्लेट टेक्टोनिक से। कैसे बनता है? प्लेट टेक्टोनिक से, ठीक है। अब देखो प्लेट टेक्टोनिक क्या है उतना जानने की ज़रूरत नहीं है आपको पीटी के लिए, ठीक है। चलते मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ओके। आगे बढ़ते हैं। विश्व के विशाल पर्वत वैसे तो हो गया। देखो सबसे बड़ी अब फैक्ट से कुछ, एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, एग्जाम में पूछ चुका है बीपीएससी और पूछता भी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। किस में पाई जाती है? वलित पर्वत में। तो इतना जरूर याद रखना कि जितनी भी विश्व की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो वलित पर्वत में ही पाई जाएंगी, ठीक है। अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी कौन है? किलिमंजारो, ये तंजानिया में है, पहले ही बता चुका आपको। देखो प्लेट टेक्टोनिक से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जहाँ अरावली पर्वत है भारत का, ये देखो अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। बस इतना ही आपको याद रखना है। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। आप दूसरे भी पढ़ना तो उसमें बस इतना ही याद रखना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब पठार क्या कहते हैं? भैया कुछ नहीं है, पठार सामान्यतः उसे कहते हैं जिसकी ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है और उसका जो ये ऊपर वाला लेयर होता है ये सपाट होता है, दैट मीन्स कि प्लेन होता है, ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा तब तो ये माउंटेन हो जाएगा, ओके। चलो अब अंतर पर्वतीय पठार क्या है, पर्वतपदीय पठार क्या है, महाद्वीपीय पठार क्या है। देखो ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, इस दोनों के बीच में जो ऊंची भूमि है 300 से 500 फीट, इसी को पठार कहते हैं, अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। पर्वतपदीय पठार क्या होता है? तो ये माउंटेन हो गया, ये मैदान हो गया, समतल लैंड हो गया। अब इस दोनों के बीच में जो होगा वो पर्वतपदीय पठार हो जाएगा, ठीक है। महाद्वीपीय पठार क्या होता है? जब मैग्मा ज्वालामुखी में हम लोग देखेंगे कि ज्वालामुखी जो अंतर्भाग में जो पृथ्वी के नीचे ठंडा हो जाता है लावा और कुछ आकृति बनती है, तो ये अपर्दन से जब ये पृथ्वी पर आ जाता है, इसी को हम लोग महाद्वीपीय पठार बोल देते हैं, ठीक है।
और कुछ नहीं उसमें। तटीय पठार क्या होगा, नाम से स्पष्ट, समुद्र के तटीय भागों में तटीय पठार मिलेगा। गुंबद का पठार क्या होगा, फिर वही है, अपर्दन। ठीक है। मैदान किसे कहते हैं, इसकी ऊंचाई 500 फीट से कम हो और भूपृष्ठ समतल हो, यही दो फीचर होता है, 500 फीट से कम हो, भूपृष्ठ समतल हो। ओके। अब देखो अपर्दनात्मक मैदान क्या होता है, कुछ भू आकृतियाँ होती हैं। ठीक है। अब अपर्दनात्मक मैदान का मतलब होता है वैसा मैदान जिसका निर्माण नदी, हवा, हिमानी यानी बर्फ किसी के अपर्दन से हो। नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से, उसी को हम लोग अपर्दनात्मक मैदान कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका लोएस मैदान। याद रखना, लोएस मैदान अक्सर क्वेश्चन पूछता है, लोएस मैदान कैसे बनता था, अपर्दन से। ठीक है। हवा के अपर्दन से। हवा यह बालू वाला बालू था, मिट्टी उट्टी था, इसको हटा हटा करके यहाँ ले गया तो अपर्दनात्मक मैदान बन गया यहाँ। ठीक है। कास्ट मैदान कहाँ बनता है, चूने पत्थर में। ये क्वेश्चन पूछता है कि कास्ट प्रदेश कहाँ बनते हैं, तो याद रखना चूने पत्थर में बनते हैं। संप्राय मैदान से क्या क्या अभिप्राय है आपका। ठीक है। तो संप्राय मैदान से इसका अभिप्राय है कि समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपर्दन से होता है। दैट मीन्स कि मान लो ये लैंड था, ये हमारा पृथ्वी था, ये समुद्र है। ठीक है। अब देखो यहाँ जो नदी आ रही है, इसमें मिल रही है नदी, तो यहाँ तो इरोजन हो रहा है ना, यहाँ इरोजन, तो यहाँ जो एरिया बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं संप्राय मैदान। ठीक है। अब ग्लेशियल मैदान मतलब कि बर्फ के जमाव के कारण जो दलदली क्षेत्र बन जाता है, दलदली मैदान, तो उसी को हम लोग ग्लेशियल मैदान कहते हैं। रेगिस्तान मैदान वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप, यानी जब बारिश होता है रेगिस्तान में, तो देखते हो कि ये रेगिस्तान है, बारिश जोर से होती है, जो पानी क्या होगा, बहेगा, तो अपने साथ ये इरोड करेगा, यही होता है रेगिस्तानी मैदान जो रेगिस्तान में बनेगा। ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निक्षेपात्मक मैदान क्या होता है भाई, निक्षेपात्मक मैदान का मतलब होता है जो निक्षेप से बने। मान लो नदी है, नदी अपने साथ अवसाद बहा करके लाती है, सेडिमेंट्स बहा करके लाती है, सिल्ट लाती है, तो वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगी, जहाँ डिपॉजिट करेगी वही निक्षेपात्मक मैदान है। कुछ एग्जाम्पल हैं, गंगा, सतलज, मिसिसिपी, हांगो, ये सब कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि निक्षेपात्मक मैदान का निर्माण करती है। देखो आकृति के बारे में, ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा। ठीक है। मैं उतना डिटेल में इसे नहीं बताऊंगा। ठीक है। ताकि क्योंकि होता क्या है, इससे डिटेल में आपको मेंस देना नहीं है, आपको पीटी देना है। अगर डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर पढ़ा दूंगा। ठीक है। अब भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन कौन सी है, तो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन कौन सी है आपको पता होना चाहिए। देख लो कौन कौन सी, या बस देख लो एक नाम एक बार, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। वी आकार घाटी, लटकती घाटी, यू आकार घाटी, मरुटिब्बा वगैरह, इसमें कुछ नहीं है भाई, बस फ्योर्ड तट एक याद रखना। देखो यहाँ फ्योर्ड तट, ये हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फ्योर्ड तट बनता है। और यह तट नदियों के द्वारा अपर्दित उच्च भूमि, यहाँ उच्च भूमि का अपर्दन होता है। और फ्योर्ड तट में क्या होता है, हिमानीकृत उच्च भूमि का अपर्दन होता है। बस इतना ही याद रखना। भारत का पश्चिमी तट रिया तट का उदाहरण है। फ्योर्ड तट का उदाहरण कौन सा है, नॉर्वे। ओके। चलो हैफा तट है, डॉल्मेशियन तट है, निर्गमन तट है। अब हैफा तट क्या है, सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के अब देखो हैफा तट बनता है जब निम्न भूमि, एक लोअर भूमि है, वो समुद्र में जब डूब जाए, उसमें निमग्न हो जाए, तो उसको हैफा तट बोल देते हैं। ठीक है। डॉल्मेशियन क्या होता है, समानांतर पर्वतीय कटकों वाले दशाओं से डॉल्मेशियन तट का निर्माण होता है। युगो वाला सलवारिया का निर्गमन तट कुछ नहीं है, ये सब जो बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ वन पढ़ो, वन इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है, देखो ये वहाँ मिलता है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो। अब भारत वाले में हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ मिलता है, वैसे यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, जैसे अंडमान निकोबार में, पश्चिमी घाट में, असम में, मेघालय में, यहाँ सब क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है। एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रहता है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ जल, तो जाहिर सी बात है जहाँ बारिश कम होगी, 150 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी तो पतझड़ हो जाएगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो और ये याद रखना। अर्ध पतझड़ कौन कौन, साल, सागवान और बांस, ये उष्णकटिबंधीय अर्ध ट्रॉपिकल सेमी डिसिडियस फॉरेस्ट होता है। ठीक है। विश्वत देखिए क्या होता है, तो इसमें वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। कौन कौन, जैतून, कर्क, ओक। ठीक है। ये सब होता है। टैगा वन क्या होता है, टैगा सदाबहार वन होता है। इन वनों के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है। टैगा वन का पत्ती कैसा होता है, नुकीली होती है। ठीक है। टुंड्रा वन क्या होता है, हमेशा बर्फ से, यानी देखो ऐसे याद रखना भाई, ये होता है टैगा सबसे ऊपर होगा, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा। ठीक है। तो टैगा वन जो होता है, टुंड्रा वन होता है, टॉप पे होता है, यहाँ बर्फ से ढका रहता है। कभी पहाड़ी इलाका में जाओगे, हिमालय के ऊपर जाओगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है। तीसरा होता है पर्वत पदीय वन या पर्वतीय वन होता है। ये चौड़ी पत्ती वाला शंकुधारी वन होता है। पत्ता कैसा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है।
कुछ घास की भूमियाँ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उष्ण और शीतोष्ण करके याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बताते रहूँ यहाँ पे। चलो देखो, उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ जैसे सवाना, याद रखना, सवाना पूछ रहा है ना, तो अ का उच्चारण हो रहा है, से सवाना, से अफ्रीका। ओके, आगे देखना कंपोज, ठीक है। कंपोज का याद रखना कब, क से कंपोज, ब से ब्राज़ील कब, यानी कब। लानोस का याद रखना लकवा, सुन, किसी को लकवा मार गया तो लकवा याद रखो। ल से लानोस, क से आप देख लो, क से कोलंबिया, व से वेनेजुएला, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय कौन कौन, सवाना, कंपोज और लानोस, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय कौन कौन सा था, प्रेरी का याद रखो, प्रेषक मतलब भेजने वाला, प्रे से प्रेरी, स से संयुक्त राज्य अमेरिका, क से कनाडा, ठीक है। आगे देखो पंपास, में प याद रखो, प से पंपास और से अर्जेंटीना, ओके। वेल्ड नाम से ये वेल्ड, ठीक है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन, मंचूरिया हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं। देखो ये नया वाला लूसेंट ज्योग्राफी है, इसे मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि नया वाला ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ टॉपिक इसमें बढ़ाया है, चलते मैं आप लोग के लिए स्पेशल नया खरीद करके इस वीडियो को बना रहा हूँ, ओके। देखो आज मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए, मैं आपको छोटे छोटे करके आपको याद करवा दूंगा। आज महाद्वीप कल हम लोग ख़त्म कर लेंगे, ओके। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और देखें और इसका लाभ उठाएं। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड